नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष आरपीएन सिंह ने पार्टी को राम राम करते हुए राम भक्तों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया और शामिल हो गए। उनके साथ उनके समर्थकों का एक झुंड भी भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। आरपीएन सिंह लगभग 32 साल कांग्रेस में रहे। 32 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व को अपना नेता मानते हुए पार्टी काम किया और उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, वो भी सांसद थे, विधायक थे। ये 3 बार पडरौना से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। वहीं से पडरौना लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 32 साल के अपने राजनीतिक करियर को कांग्रेस में रहते हुए जो हासिल करना चाहते थे उसे त्याग करके भाजपा में आए हैं। क्या कारण है, इसके बारे में जब उनसे पूछा जाता है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वह नहीं रही जिसके लिए वो कांग्रेस में गए थे। जो कांग्रेस तब थी जिसको देखकर वो आए थे, आज वो कांग्रेस नहीं है। आज वो कांग्रेस एकदम से नेतृत्वहीन कांग्रेस हो गई है। कार्यकर्ताओं केयर करने वाला नहीं है। कांग्रेस डूबती नाव है। आरपीएन सिंह का यह कहना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर नरेश, आरपीएन सिंह पडरौना नरेश, वो पडरौना के राजा राज परिवार से हैं। ये दोनों भाजपा में आ गए हैं। दोनों कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा साहब माने ग्वालियर घराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से वहां की कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा की सत्ता आ गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को लेकर के एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। वो भी राजघराने से हैं, वो भी राजा महाराजा हैं। जिस तरह से उनका भी वहां अपमान हो रहा है, जिस तरह से 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का उन्हें दिलासा दिया गया था, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अंतिम चरण के 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहोगे, वह वचन नहीं पाला गया। वचन भी राहुल गांधी दिलवाए थे, राहुल गांधी ने दिया था। भूपेश बघेल को 2.5 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद गद्दी त्यागना था और वह उस गद्दी पर सिंहदेव को बैठाना था, लेकिन नहीं बैठाए। तो वो खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज निजी मुलाकातों में वो अपनी व्यथा कहते दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ग्वालियर नरेश कांग्रेस को लात मार चुके हैं। पडरौना नरेश आरपीएन सिंह कांग्रेस को लात मार चुके हैं। तो क्या अंबिकापुर नरेश सिंहदेव भी उसी मार्ग पर चलते दिख रहे हैं? उसे राजे महाराज जितने भी देश में हैं, खासतौर से उत्तर भारत के सारे राजे महाराजे लगभग आपसी रिश्तों से बंधे हुए हैं, आपसी रिश्तेदारियां हैं। नेपाल नरेश भी ग्वालियर नरेश के ही रिश्तेदार हैं। ये बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी राजा हैं, तो उनका भी संबंध ग्वालियर घराने से है। तो सारे आपस में रिश्ते में बंधे हुए। अंबिकापुर नरेश भी इन्हीं के खानदान से जुड़े हुए हैं, इन रिश्ते में है, रिश्तेदारियां इनकी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्या लग रहा है, सरगुजा नरेश क्या अपना जो वादा किया गया था उनके साथ, जो उन्हें वचन दिया गया था, वचन तोड़ने वालों के ऊपर क्या अपनी नाराजगी दिखाएंगे? क्या वह भी ग्वालियर नरेश और पडरौना नरेश की तरह कांग्रेस को लात मारेंगे? उसे उनके हटते ही छत्तीसगढ़ की सरकार गिर जाएगी, इसमें दो राय नहीं। खैर, ये अभी समय है। चुनाव आने तक क्या फैसला लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है। क्या माहौल तब तक रहेगा उस पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पडरौना नरेश के भाजपा में आ जाने से माहौल बदल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा को त्याग करके समाजवादी पार्टी में गए थे, उनका स्वप्न अब कभी पूरा नहीं होगा ऐसा दिखने लगा है। वो भाजपा को इसलिए छोड़े थे, समाजवादी पार्टी में इसलिए गए थे कि वो ओबीसी के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। वैसे ओबीसी में अखिलेश यादव खुद ओबीसी में है, लेकिन उनको यादव नेता के रूप में ही वहाँ की जनता जानती है। वो अपने को यादव नेता के रूप में ही स्थापित कर पाए हैं। सारे ओबीसी समाज के नेता के रूप में कभी अपने को स्थापित नहीं कर सके। न उनके अब्बा जान मुलायम सिंह कर पाए थे, न ये कर पाए हैं। ओबीसी समाज को इकट्ठा करने की बात करते हैं, उनको हाँकने की बात करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए
कल्याण तो अपने समाज करते हैं, और अपने समाज का भी, पूरे प्रदेश समाज का नहीं, यादव समाज के पूरे प्रदेश के यादव का कल्याण नहीं करते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के यादवों का कल्याण करते हैं। अखिलेश की सरकार थी तो इनके परिवार से 63 लोग विभिन्न पदों पर, मुख्यमंत्री स्वयं थे और बहुत चाचा मंत्री थे, सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर सेवक, नगर पालिका, सब मिलाकर के 63 लोग सत्ता में थे। तो ये अपने परिवार का ही कल्याण करते रहे हैं, पूरे समाज का नहीं। अगर यादव कल्याण की बारी आई है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यादव कल्याण किए हैं। पूर्वांचल का कोई, बुंदेलखंड कोई यादव इनसे लाभान्वित नहीं हुआ। यही कारण है कि ये अखिलेश यादव आजमगढ़, मऊ इलाके से लड़ने के बारे में सोच रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ी, करहल चले गए, भाग गए, क्योंकि वो उनका गांव है, वहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, यादव और मुस्लिम मिलाकर के 50% वोटर MY फैक्टर के हैं। तो वो विश्वास भी MY फैक्टर पे किए, अपने गांव, अपने क्षेत्र के यादवों पे किए। पूर्वांचल के, बुंदेलखंड के, मिर्जापुर क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के यादव पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, गए अपने ही क्षेत्र में गए। तो RPN सिंह के भाजपा ज्वाइन होने से सब, भाजपा तो खुश ही है, कांग्रेस भी खुश हो गई है, बसपा भी खुश हो गई है। कांग्रेस इसलिए खुश हो गई है कि कांग्रेस इनको साइड ट्रैक कर रही थी, इनको स्टार प्रचारक तो बना दी थी, लेकिन दबे मन से। बीच के आप अगर साल भर के निर्णयों को, कांग्रेस के निर्णयों को देखें तो RPN सिंह को कोई नजदीक नहीं कर रहा था। RPN सिंह साइड ट्रैक किए गए थे, चाहे निर्वाचन प्रक्रिया में पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया हो, जीत करने का मुद्दा हो, कहीं भी RPN सिंह को विश्वास में नहीं लिया था, इससे वो खफा थे। तो कांग्रेस वाले एक तरह सोच रहे हैं कि भले अच्छा हुआ चले गए, उनका एक बर्डन चला गया, उनको एक डर हुआ करता था कि अंदर से गद्दारी न हो जाए। तो RPN सिंह चले गए तो कांग्रेस इस रूप में, खैर दुखी तो कांग्रेसी बहुत थे, दुखी हैं, क्योंकि उससे उनके स्टार प्रचारक में उनका नाम डाला गया था, इससे उनकी बड़ी बदनामी हो रही है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं उनको, उल्टा उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उनको विश्वासघात करने वाला कह रहे हैं। उनके प्रवक्ता इस तरह से उनको संबोधित कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपना देखे थे पड़ोना से चुनाव लड़ने का, वहां 3 बार विधायक रह चुके हैं। इनको अब वो राजा साहब कह के संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि राजा साहब 3 बार वहां से विधायक जरूर थे, एक बार सांसद भी थे। सांसद के चुनाव में, संसदीय चुनाव में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था, ये सच है, मौर्य मान रहे हैं। फिर कहते हैं कि विधानसभा में उन्होंने उनकी माताश्री को हराया है, वो 2 बार उनके उम्मीदवार को हराया है। अब की बार राजा साहब खुद, महाराज खुद आ रहे हैं, उनको हरा रहे हैं। वो अपने को रंक बता रहे हैं और पडरौना नरेश महाराज को राजा बता रहे हैं। कहते हैं राजा और रंक की लड़ाई है। कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको जनता नहीं मानेगी। एक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से या सभी ऐसे नेताओं से जात की राजनीति करते हैं, एक सवाल जनता पूछना चाहती है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य घर में पैदा किया भगवान ने, वैसे ही पडरौना नरेश को, RPN सिंह को राजा घर में पैदा किया। यह पूर्व जन्म का कर्म का फल है, पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। इसमें RPN सिंह का क्या दोष है? जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दोष नहीं है, उसी तरह से इनका क्या दोष है? पैदा करने वाला तो ऊपर वाला है। किसे चांदी के चम्मच में दूध पिलाने के लिए पैदा करेगा, किसे भीख मांगने के लिए पैदा करने का, यह फैसला तो ऊपर वाला लेता है, भगवान लेता है। अगर भगवान मानते हैं तो भगवान लेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, सवाल जनता पूछ रही है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान को छोड़ करके अल्लाह को ही मानने लगे हो तो भी वो फैसला अल्लाह करता है कि उसे बादशाह के यहाँ पैदा करना है कि भिखारी के यहाँ पैदा करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तो सारे नेताओं से यह सवाल है कि जब पैदा ईश्वर ने किया है, चांदी की चम्मच दे के भेजा है, तो अगर किसी को भिखारी बनाया ईश्वर तो उसमें उन दोनों क्या दोष है? अगर RPN सिंह राजा घर में पैदा हुए हैं तो उन पर टांट कसने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता कितना पसंद करती ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस में थे इसलिए हार गए थे। कांग्रेस समाप्त हो गई है, पिछले 30 साल से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से नामो निशान नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर लड़े इसलिए हार गए। अब की बार असली मुकाबला होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि वहाँ उनका ही चलता, वहाँ को राजा हैं, तो चुनाव परिणाम आने पर मालूम पड़ जाएगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा उनका मैं चैनलों पर देखने को मिला स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि वो कहते हैं कि मेरे सबको धूल मिला दूंगा, भाजपा को गर्त में ढकेल दूंगा, भाजपा समाप्त हो जाएगी। जहां वो रहते हैं वही पार्टी जीतती है, जहां छोड़ देते हैं वो हार जाती है। तो
अब असली लड़ाई मालूम पड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कुछ शोषित वंचित दलितों को न्याय नहीं मिल रहा था इसलिए पार्टी छोड़े, लेकिन वही पार्टी में 5 साल तक मलाई खाए तब नहीं छोड़े। चुनाव घोषित होने के बाद ये छोड़ रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं सपा में। उस समय सपा का माहौल बनाने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा पड़ गया। न 100 घाव सुनार का न 1 लोहार का भाजपा ने वही किया है। इनके 100 घाव का समाजवादी पार्टियों को 100 घाव का भाजपा ने समाजवादी बहू को फोड़ करके बड़ा एक वार कर दिया। अब आरपीएन सिंह को कांग्रेस से ला करके दूसरा एक ऐसा दीवार खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत वो सारे लोग उस इलाके के जो सपना देखते थे विधायक बनने का, अब उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। संभव यह भी है पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य भाग जाएं, कोई सुरक्षित सीट ढूंढें। इनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को टिकट चाहिए था और रायबरेली के ऊंचाहार से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया। तो अब ये वैसे भी अंदर से सपा से नाराज है, कहने के कुछ भी कह लें। सपा के जो अधिक वहाँ के लोग होंगे, जो वहाँ के कार्यकर्ता होंगे, क्या इनको उतने उमंग के साथ का स्वागत करेंगे? जो वहाँ 5 साल से आस लगाए बैठे थे कि उन्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट सपा ने नहीं दिया। इनको अगर टिकट देती है सपा तो क्या वो खुल के काम करेंगे? हो सकता है यादव वर्ग काम करे, लेकिन यादव वर्ग के बल पे कोई चुन के आएगा ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है मौर्य वंश के लोग कुछ काम करें, लेकिन सारे मौर्य सपा में चले गए हैं स्वामी प्रसाद के साथ, ऐसा भी नहीं है। भाजपा में बहुत सारे मौर्य हैं। भाजपा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद मौर्य हैं। तो इनके लिए अब सामने बड़ा एक पहाड़ खड़ा हो गया है। विधानसभा का दरवाजा इनके लिए खुलेगा कि बंद होगा, 10 तारीख क्लियर हो जाएगा। वैसे जिस तरह का गणित दिख रहा है, जिस तरह का खेल भाजपा ने खेल दिया इनके साथ, उससे तो लग रहा है कि इनको लखनऊ देखना मुश्किल हो जाएगा। ये वहीं सिमट जाएंगे, हारने के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे अभी भी इनकी बेटी भाजपा की सांसद है, वो नहीं छोड़ रही है। उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेटी भी खुद कह रही है, बेटी भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, पिता के खिलाफ भी नहीं बोल रही है। संघमित्रा की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब लखनऊ भी दूर हो गया, अब वो न घर के न घाट के। आरपीएन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। भाजपा ने उन्हें ज्वाइन कराया, उन्होंने एक अच्छे सैनिक के रूप में यही कहा कि जो मुझे आदेश होगा, जो मेरे लिए निर्देश आएगा ऊपर से, मैं वो पालन करूंगा। भाजपा अगर उन्हें टिकट दे करके लड़ाना चाहेगी तो लड़ूंगा, उन्हें प्रचारक के रूप में यूज करना चाहेगी प्रचारक के रूप में यूज करूंगा। और एक बात, आरपीएन सिंह के आने से झारखंड सरकार पर असर पड़ेगा, ऐसी चर्चा जोर से शुरू है। झारखंड में कांग्रेस और वहाँ के शिबू सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन वहाँ मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सहयोगी है, कांग्रेस के आसपास विधायक हैं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो गणित राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेला है, जो गणित लगाया है, अगर वही गणित वहाँ लग गया तो निश्चित है कि झारखंड सरकार भी गिर जाएगी। भाजपा की सरकार बन पाएगी कि नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ की सरकार डर गई है, ये दिख रहा है। वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो प्रभारी और नेता हैं, वो बयान देना शुरू कर दिए हैं। तो राजा साहब के बीजेपी में आने से, जैसे एक राजा ग्वालियर नरेश बीजेपी में गए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार गई, वैसे ही तो झारखंड की सरकार गिर सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पडरौना नरेश है, उन्हें कुंवर आरपीएन सिंह के नाम से जाना जाता है, उनका एक नाम राजा साहब भी है। ये सच है, जनता वहाँ की उन्हें बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। और जैसा कि ओबीसी समाज के लोग बड़े ओपन हैं, बहुत ओपन हैं, ये सभी राजा महाराजाओं को राजपूत नहीं, कुर्मी राजा कुनबी राजपूत कहते हैं। तो पडरौना नरेश के बारे में भी ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि हमारे समाज के हैं, कुर्मी राजा हैं। तो उनके वहाँ से चुनाव लड़ने से तो कुर्मी बाहुल्य जो इलाके हैं, जो ओबीसी बाहुल्य इलाके हैं, उस पर भी असर अवश्य पड़ेगा। मौर्य जिस बिरादरी से हैं, वो बिरादरी 25-30 गांवों के बीच में कोई एक गांव हुआ करता है मौर्य लोगों को, कुशवाहा लोगों का। तो उनका जाति आधार पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको कुछ मिलना नहीं है। ओबीसी में भी जिस तरह से मौर्य हैं, लेकिन कुर्मी समाज, पटेल समाज, ये बड़ा समाज है। पडरौना में बड़ी संख्या में लोग हैं, आसपास के कई जिलों में इनकी संख्या बहुत है। और जिस तरह से मौर्य सवर्णों को अपशब्द कहते हैं, उससे वहाँ का सवर्ण और खफा हो रहा है। भले सपा का हो, भले अन्य किसी कांग्रेस का हो, लेकिन इनके भाषणों से वो काफ़ी आहत है।
सवर्णों के बारे में जिस तरह से बयान देते हैं उससे काफी आहत है। भाजपा किसी धर्म, किसी जाति का खुल के नाम कभी नहीं लेती। निश्चित है वो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भगवान भोलेनाथ की भक्ति की बात करती है, मंदिर की बात करती है, लेकिन मुसलमानों पर ऐसा कोई प्रहार कभी नहीं करती। वो जातीयता की बात तो कभी किया ही नहीं। ये सारे ओबीसी नेता एक तरफ खड़े हो जाएं, एक पलड़े पर सारे देश के ओबीसी नेता को बैठा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा ओबीसी नेता है, जो आज भारत का नेता बन गया है, जो विश्व में जिसकी छवि बन गई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर कोई नहीं आएंगे। उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। एक पलड़े पर मोदी बैठा दिया जाए, एक पलड़े पर सारे ओबीसी नेता बैठा दिया जाए, तो ये पलड़ा मोदी का नीचे रहेगा, भारी रहेगा। तो एक ऐसे सारे ओबीसी इकट्ठा होकर के बीजेपी के इस ओबीसी नेता का कोई काट तैयार नहीं कर सकते। और पडरौना नरेश, पडरौना की राजगद्दी भी ओबीसी अर्थात कुर्मी समाज की गद्दी है, तो निश्चित है पटेल समाज, कुर्मी समाज उनके साथ होगा। अनुप्रिया पटेल तो साथ में है ही है, तो कुर्मी समाज साथ, पटेल समाज साथ में है ही है। घुमा फिरा करके भाजपा ने जो ये छक्का मारा है, इससे सारे एक ही छक्के में क्रिकेट को भाजपा ने जीत लिया है। पूर्वांचल में जो लहर बनी थी, जिस पर के स्वामी प्रसाद मौर्य दावा करते थे कि वो लहर को रोक दिए हैं, लहर को जमींदोज कर दिए हैं, भाजपा की वो लहर सुनामी बनते नजर आ रही है। क्या परिणाम होगा ये तो निश्चित है कि भाजपा को यह देखना होगा कि 300 के पार जा रही है कि 300 के नीचे कितने रहती है। सत्ता तो भाजपा की आएगी ही। और मैं सुन रहा था कैराना के मुस्लिम नेताओं की बातें, जो उनके मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी वीडियो आए सोशल मीडिया पर वायरल है, सुन रहा था। उसमें वो सब एक ही बात कह रही थी, आएगा तो योगी ही, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि उन्होंने 5 साल के मोदी योगी कार्यकाल का बयान किया। उन बताया कैसे उन्हें पैसे मिल रहे हैं, कैसे उनकी सहायता मिल रही है, कैसे उनकी बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, कैसे ट्रिपल तलाक से बच गए हैं वो लोग, कैसे शोषण बच गया है। ये महिलाएं कहती हैं, पुरुष भी कहते हैं कि वहाँ पर जो दुराचार होता था, मारामारी होती थी, दंगा होता था, फसाद होता था, घर जला जाते थे, वो पिछले 5 साल में नहीं हुए। जब कैराना की हाल है तो बाकी प्रदेश के मुस्लिम इलाकों की ये लगभग यही हाल हो। गोरखपुर के मुसलमानों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, वो भी सब योगी मोदी के साथ दिख रहे हैं। यही नहीं, आजमगढ़ मऊ के लोग भी ये बात को मानते हैं, भले मुसलमान हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कानून व्यवस्था की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था योगी के राज में हुई है, पहले कभी नहीं थी। कल्याण सिंह ने थोड़ा टाइट रखा था, लेकिन योगी के राज में कोई एक सांप्रदायिक दंगा प्रदेश में हुआ हो ऐसा दिखा दे तो मैं अब नाम चेंज कर लूंगा, ऐसा दावा भाजपा के सारे लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, आरपीएन सिंह के भाजपा में आने से भाजपा की लहर को सुनामी का रूप लेने का अवसर मिल गया है? आपकी जो भी राय है आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।